आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे, 2.5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल है, आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन शामिल है। और किस प्रकार का, एक तो 1 वर्ड में जो आंसर देना होता है वो भी, और दूसरा जो 1 लाइन में आंसर देना होता है वो भी, और एक जो आपका MCQ भी आता है वो भी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। नहीं देखिएगा तो हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दे और आप पछताते रह जाओगे कि काश वीडियो देखे रहते तो आज एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग सही कर लेते। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और नए व्यूअर जो भी मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है पहला, वो है आपका उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के जरूर पूछता है। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, चाहे जिस तरीके से पूछेगा आंसर हम दे देंगे। तो आंसर क्या है ध्यान से समझिए। उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिसमें एक ताकतवर देश दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और उनके संसाधनों का मनमाने ढंग से उपयोग करने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। जैसे भारत कभी ब्रिटेन का एक क्या था, उपनिवेश था। ब्रिटेन के उपनिवेशवाद की वजह से ही भारत गुलाम हुआ और उसके संसाधनों का शोषण हुआ। तो इस तरीके से हम लोग उपनिवेशवाद का परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी आंसर है वो सारे बहुत सिंपल में है, आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस्तेमरारी बंदोबस्त कब, किसने और कहां लागू हुआ, इसमें क्या व्यवस्था की गई। उत्तर है आपका इस्तेमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया। दूसरा आपका इस बंदोबस्त के अंतर्गत में बंगाल की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि जमींदार को दे दी गई। इस संपदा पर भूराजस्व से निर्धारित किया गया, जिससे जमींदार निश्चित समय पर सरकार को जमा करते थे। भूराजस्व कहने का मतलब है जो जमीन दिया जाता था, वो जमीन के बदले में सरकार को जो टैक्स मिलता था उसी को बोला जाता है। अन्यथा उनकी जमीन नीलामी कर दी जाती थी, यानी वो टैक्स नहीं जमा करेंगे समय पर तो उनकी जमीन का नीलामी कर दिया जाता था, यानी कोई दूसरा जमींदार उस जमीन को खरीद लेता था जो टैक्स दे सके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जमींदार राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाते थे। उत्तर है आपका सरकार के भूराजस्व की प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, यानी शुरुआत में जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निश्चित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमत में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकेगी। दूसरा कारण है 1793 में कृषि की उपज की दर नीचे थी, जिससे रैयत के लिए जमींदारों को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1770 के दशक में बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो गई थी। उत्तर है आपका बंगाल में बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। दूसरा कारण है खेती के विकास के लिए सरकार कोई निवेश नहीं कर रही थी और राजस्व की दर को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, यानी टैक्स तो बढ़ रहा था लेकिन खेती के विकास के लिए किसी तरह का कोई भी प्रयास नहीं हो रहा था सरकार के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन आपका, ताल्लुकदार कौन थे। उत्तर है आपका ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक या संबंध हो, परंतु आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। ताल्लुकदार क्षेत्रीय इकाई का स्वामी होता था। दूसरा आपका ब्रिटिश सरकार ने इस्तेमरारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ लागू किया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सूर्यास्त कानून क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सूर्यास्त कानून क्या था, ध्यान से समझिए। उत्तर आपका फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। इस कानून के अनुसार निश्चित तिथि को सूर्य डूबने तक भुगतान हो जाना चाहिए। यानी सूर्यास्त कानून क्या था कि एक ऐसा कानून था, यानी एक ऐसा टैक्स था जिसमें सूर्य डूबने तक आपको भुगतान कर देना उस टैक्स का, ठीक है। तो उसी को सूर्यास्त कानून कहते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ, यदि ऐसा नहीं होता तो जमींदारों की नीलाम किया जा सकता था। इस प्रकार जमींदार को जमीन से हाथ धोना पड़ता था, यानी वो टैक्स सूर्यास्त होने से पहले नहीं अगर चुकाते थे तो उनके ज़मीनों की नीलामी कर दी जाती थी और वो लोग ज़मीन से हाथ धो बैठते थे। ये सिंपल आपका आंसर है।
7वां नंबर, जोतदार और मंडल जमींदार से क्यों नहीं डरते थे? जो जोतदार थे और मंडल थे वो जमींदारों से क्यों नहीं डरते थे? तो उत्तर है आपका, जोतदार एक धनी रैयत होता था जबकि मंडल गांव का मुखिया होता था। दोनों जमींदार के अधीन होते थे परंतु डरते नहीं थे बल्कि उसको परेशान देखकर खुश होते थे। दूसरा यहाँ पर है, वस्तुतः जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकी दरों पर मुकदमा तो चला सकता था मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी, यानी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस चक्कर में जमींदार, जोतदार और मंडल जमींदार से नहीं डरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ब्रिटिश भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या था? यानी ऋण से जो ग्रसित थे उसका क्या परिणाम था? तो उत्तर है आपका, अधिकांश भारतीय कृषक ऋणग्रस्तता में ही जन्म लेते थे और मर जाते थे तथा ऋणों को अपने विरासत में भी छोड़ जाते थे। कहने का मतलब है वो किसान जो थे वो कर्जा लेते थे ज़मीन के लिए और वो लोग मर जाते थे कर्ज में ही डूबकर। उसके बाद उसके आने वाले जो पीढ़ी थे, उसके जो विरासत के लोग थे, वो उस कर्ज को पूरा करते थे, फिर उनका भी हालत वैसा ही रहता था। तो ये है आपका ऋणाग्रस्त पर आधारित क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 9 क्वेश्चन नंबर है आपका, रैयतवारी बंदोबस्त सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? उत्तर आपका, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ब्रिटेन ने भारत को औद्योगिक क्रांति के लाभों से वंचित क्यों रखा? यानी भारत में जो भी औद्योगिक होता, फैक्ट्री वगैरह लगता, जो भी विकास होता, उस क्रांति के लाभों से भारत को जो ब्रिटेन था वो क्यों वंचित रखा? तो इसका जो उत्तर है वो है, भारत को कच्चे माल का स्रोत तथा उसके औद्योगिक उत्पादनों का सबसे बड़ा सफल बाजार बनाना ही ब्रिटेन का उद्देश्य था। ठीक है, सीधा बात है, जो ब्रिटेन क्या करता था वो भारत के कच्चे माल से ही अपना प्रॉफिट करना चाहता था। भारत को लाभ हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पर, कब भारत एक उत्कृष्ट ब्रिटिश उपनिवेश बन गया? तो उत्तर है आपका, जब भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए उन्मुक्त कर दिया गया। आगे यहाँ पर है, भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास का मार्ग अवरुद्ध रहने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर है आपका, भारतीय पूंजी का अभाव तथा तकनीकी शिक्षा का अभाव। यानी भारत में देखा जाए तो आज भी औद्योगिकरण नहीं हुआ है, वरना आज बता रहे पढ़ लिख कर बहुत सारे बेरोजगार हैं, वो बेरोजगार नहीं होते। इसका मेन रीज़न क्या है कि भारत में पूंजी व्यवस्था अभी भी सही नहीं है। भारत के पास अभी भी पूंजी नहीं है, यानी पैसे की बहुत कमी है। दूसरा चीज़, लोग पढ़ रहे हैं लेकिन कौशल शिक्षा नहीं ले रहे। कौशल शिक्षा कहने का मतलब है स्किल नहीं ले रहे किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के अभाव के कारण ही आधुनिक उद्योग के विकास का मार्ग अवरुद्ध रहने का मुख्य कारण है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 क्वेश्चन है आपका, भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन का परिणाम क्या हुआ? उत्तर है आपका, कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या के दबाव में वृद्धि हुई। दूसरा, देश का अत्यधिक ग्रामीणकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, बंगाल में बुनकरों ने अपना व्यवसाय क्यों छोड़ दिया? उत्तर है आपका, अंग्रेजों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, किन वस्तुओं के उत्पादन या शोधन और विपणन पर यूरोपीय अधिकार था? उत्तर, नमक, अफीम, चाय, कॉफ़ी, खनिज उत्पाद आदि। यानी देखा जाए तो सभी पर था। ठीक है, जितने भी हमारे धरती में यानी भारत देश के धरती में जो मेन और कीमती चीज़ें निकलती थी। आगे यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों को सबसे अधिक किसे भोगना पड़ा? उत्तर है आपका, कृषकों यानी किसानों को, कारीगरों को जो कारीगर थे, एवं दस्तकारों को। ठीक है, इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम भुगतना पड़ा था ब्रिटिश के आर्थिक नीतियों से, जो भी उसका जो आर्थिक नीति था। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक भारतीय मध्यम वर्ग का उदय किसका परिणाम था? उत्तर है, भारत में यूरोपीय उद्योग की स्थापना के कारण जो नगरीय क्रांति आई उसके परिणाम स्वरूप भारत में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? उत्तर आपका, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 19, किस चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था थी कि भारतीयों को उनके रंग, जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो उत्तर आपका 1833 के चार्टर अधिनियम पर आधारित था। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली एवं दूसरी रेलवे लाइन कहां से कहां तक चालू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 100% आता है, तो
इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उत्तर है आपका पहली रेलवे लाइन बम्बई और थाने तथा दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक चालू की गई थी। आगे 21 नंबर क्वेश्चन, 1857 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा, यानी जो गवर्नर जनरल थे उन्हें किस नाम से और जानने लगे, यानी 1857 के बाद तो उनको बोला जाता था वायसराय। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अधिनियम को भारत के संवैधानिक इतिहास का युग प्रवर्तक माना जाता है। उत्तर आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। उत्तर आपका 1 जनवरी 1877 को। क्यों किया गया था? सामग्री विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है। आगे यहाँ पर है, कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। उत्तर आपका ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया को। और महात्मा गांधी को भी कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी जब 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तो उस समय। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने वित्तीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया था। उत्तर आपका लॉर्ड मेयो, यानी 1869 से 72 तक। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई कि नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी। उत्तर है आपका 1853 के चार्ट एक्ट द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी, क्यों। तो उत्तर है आपका, जमींदार शहर में रहते थे और राजस्व की वसूली के लिए गांव में अपने अमलों यानी अधिकारी को भेजते थे। जमींदार गांवों में रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के एक बड़े वर्ग पर। दूसरा आपका, जब जमींदार गांव में लगान बढ़ाना चाहते थे तो जोतदार इसका विरोध करते थे। अंग्रेज अधिकारियों के कार्यों को रोकते थे, इससे वे अपने साथ के रैयतों में लोकप्रिय थे। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के बाद में जमींदारों की स्थिति क्यों मजबूत थी। उत्तर आपका, राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को लचीला बना दिया गया था, फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। दूसरा आपका, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, पांचवी रिपोर्ट क्या है। तो उत्तर आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों से तैयार की गई रिपोर्ट की पांचवी रिपोर्ट कहते हैं। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी, जिसमें 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे। आगे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2-4 बचे हुए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको ले लिया है। 31 नंबर है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। ये इनका जो कार्यकाल था 1856 से 62 तक था। आगे यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर क्या, 1885 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, 100% आएंगे। ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो उत्तर आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को देखकर आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो टर्म 1 हो या फिर टर्म 2 हो, बता दे रहे ऐसा प्लानिंग है मेरे चैनल के माध्यम से, जो प्लानिंग शायद ही कोई यूट्यूबर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।